दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सिंह विमर्श मीडिया और आर्किटेक्ट इंडिया का ये एक संयुक्त कार्यक्रम है बा मुलाहिजा। बा मुलाहिजा में आज हम कुछ बहुत विशेष अ, विषय हैं, मुद्दे हैं जिस पे हम आज चर्चा करेंगे। और वो ऐसे समय में जब पूरा देश चुनावी मोड में है और चुनाव को लेके बड़ी सरगर्मी है, और साथ ही साथ जिसके ऊपर ये पूरा दारोमदार है उसी पे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो उस पे क्या क्या सवाल खड़े हो रहे हैं, और जैसा कि आप को सबको मालूम है, शीर्षक ही है कि क्या चुनाव आयोग मोदी का कठपुतली है। और ईवीएम बनाने वाली जो ईवीएम में चिप जो बनाती है वो जो कंपनियां हैं उसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति, उनके डायरेक्टरशिप का पूरा एक मसला है। और इसके साथ साथ और भी जो चुनाव को लेकर जिस तरह की धांधलियां अभी से शुरू हो गई हैं, कोई भी आवाज कोई बात नहीं सुनना। तो इन्हीं सब चीजों को लेके फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात जब हम लोग करते हैं तो ये होता है कि अ, एक ऐसा फील्ड हो जहां सबको समान अवसर मिले। वो कितना दौड़ पाता है नहीं दौड़ पाता है, कितना वो अपनी क्षमता दिखा पाता है राजनीतिक आर्थिक सामाजिक। तो लेकिन एक जो भी इसको कराने वाली संस्था है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि किसी के प्रति कोई भेदभाव ना हो उनकी ओर से। और जो सत्ता में अभी पार्टी है और सरकार है वो किसी तरह की कोई बाधा या व्यवधान उत्पन्न ना कर पाए। लेकिन अभी पूरा का पूरा मामला ही उल्टा पड़ा हुआ है। और एक और जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है कि 1.5 महीने तक जब शुरू हो जाएगा, अप्रैल का जो पहला वोटिंग होगा और लास्ट वोटिंग के बीच में करीब करीब 1.5 महीने का पूरा गैप है। तो तब तक का क्या वोट सुरक्षित रहेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। और क्यों 7 चरणों में चुनाव कराया गया, जबकि साधन के हिसाब से संसाधन के हिसाब से पहले से ज्यादा बेहतर परिस्थितियां हैं भारत में। और ऐसा भी कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन ऐसा नहीं है जहां कोई बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़े। तो लेकिन पहले जब बैलेट पेपर पे चुनाव होता था तो भी इतने चरण में कभी चुनाव नहीं हुए। तो ये भी एक डाउट है और इसको इसको लेके ही आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो इसको लेके जो हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे साथ नरेश कुमार गुप्ता जी हैं। और आप राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और चिंतक भी हैं, और लगातार तमाम राजनीतिक मुद्दों पे सक्रिय भी रहते हैं और बेबाक उनकी आवाज है। दूसरे हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, विचारक हैं, वाईएस गिल साहब हैं। और तीसरे विघ्नेश झा जी, हमारे सहयोगी और सामाजिक राजनीतिक चिंतक। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। अ, जी। तो पहले मैं विघ्नेश भाई, जी ये जी। जो तीन तीन तरह के डाउट्स हैं, एक तो जो अ, जो चुनाव आयोग के बनने की जो निष्पक्षता है उसी को खत्म कर दिया गया है। जी पहले ये था कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, चीफ जी जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, एक विपक्ष का नेता होगा और एक प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री जिसको कहेंगे वो। 3 लोगों की समिति होगी, उसमें से जज हटा दिया गया और जी। एक मंत्री ले आ दिया गया। तो जो इसकी जो एक निष्पक्षता या एक कहिए कि निरपेक्ष सबसे होने की जो बात है, यहीं से डाउट शुरू हो जाता है। जी उसके बाद मशीन है, मशीनरी है, और जो विपक्षियों को किस तरह से परेशान किया जाए, पक्ष के जो भी मतलब फाउल खेलने को भी नजरअंदाज किया जाए, तो ये सब चीजें भी दिखाई देती हैं। तो ऐसे में फ्री एंड फेयर पोल या पोल
का जो पूरा एक ड्रामा रचा जा रहा है जी वो कितना मतलब संवैधानिक है, और कितना संवैधानिक न भी हो तो एक न्यायोचित है। जी जी। तो शुरुआत इसी से करते हैं कि यूजुअली यूजुअली जो है जो चुनाव की प्रक्रिया होती है उसमें अ, किसी भी स्तर पर अ, थोड़ी बहुत थोड़ा बहुत पक्षपात, थोड़ी बहुत धांधली, ये सब प्रैक्टिस में हमेशा से रहा है। और पूरी तरह से आप 100% फेयर इलेक्शन तो कभी नहीं करवा सकते, लेकिन हाँ 99, 95, 96 कोई प्रतिशत रहा होगा जो अब तक चुनाव होते रहे हैं उसमें। कहते थे कि बैलेट पेपर में बूथ लूटने की घटनाएं होती थी। आपको याद होगा बूथ में बैलेट बॉक्स रखे होते थे, एक बैलेट बॉक्स को भरने के लिए या एक बूथ लूटने के लिए दिन भर का समय लगता। मुश्किल से 2-3 बूथ लो, लोकल स्तर पर कहीं कहीं लूट लिए जाते थे, तो भी मुश्किल से 1% वोट या 1.5% या अधिकतर 2% वोट के असर पड़ता होगा। ये एक पक्ष है। दूसरा दूसरा पक्ष है जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला पक्ष है, वो ये है कि जब चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था हुआ करता, भले ही उसके जो मुख्य चुनाव अधिकारी गण होते थे, पहले तो एक ही होते थे फिर 3 होने लगे, वो उनका जो अ, उनका जो अपना अ, झुकाव होता है वो किसी एक पक्ष की तरफ रहता होगा, और उससे बहुत ज्यादा अंतर वो नहीं डाल पाते थे। तो थोड़ी बहुत सुविधा किसी को दे दी तो किसी पार्टी को, चाहे वो सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, जिस पार्टी के प्रति भी उनकी रहती होगी, तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार तो कभी खत्म नहीं होता। ये जीवन जो है वो ना ना तो पूरा काला ना पूरा सफेद, काले और सफेद के बीच में ही कहीं पे सब कुछ चलता रहता है। व्यवस्था में भी वही बात है। लेकिन अब इतने बेशर्मी से एक बिल ला करके, जो त्रिपक्षीय पैनल था जिसमें मुख्य प्रधानमंत्री जी, विपक्ष का एक नेता और नेता प्रतिपक्ष, और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके रिप्रेजेंटेटिव, ये 3 लोग मिलकर के जो निर्णय लेते थे, तो कम से कम ऐसा तो जरूर लगता था कि हाँ भाई लोकतंत्र जिंदा है। या आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि संवैधानिक छोड़िए, एक न्यायोचित जो निर्णय होना चाहिए, एक न्यायोचित जो व्यवस्था होनी चाहिए, तो व्यवस्था न्यायोचित लगती थी क्योंकि सबकी सहमति होती थी, 3 पक्षों की सहमति होती थी। खास करके जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे, मुख्य न्यायाधीश होते थे, वो किसी पक्ष से जुड़े हुए नहीं होते, वो निष्पक्ष होते थे, उनकी कोई पार्टी नहीं होती।
तो पूरी तरह से निष्पक्ष होते थे, और पूरी तरह से जो निष्पक्ष होते थे उन्हें ही हटा दिया गया। यानी कि ये प्रावधान ही किया गया पक्षपात को एक कानूनी जामा पहनाने के लिए। पक्षपात को कानूनी जामा पहनाने के लिए जो बंदोबस्त किया गया है, उसके बाद जो निर्णय आ रहे हैं वो भी आपको कुछ वैसे ही दिख रहे हो। आप ये देखिए कि जो ईवीएम की चिप बनाने वाली कंपनियां हैं, चाहे वो भारत सरकार की कंपनी हो या उसकी उन्हें कुछ पार्ट्स सप्लाई करने वाली कंपनियां हो, हर जगह सत्तारूढ़ दल के रिप्रेजेंटेटिव्स, अधिकारीगण डायरेक्टर जाकर है। के डायरेक्टर बन के बैठे हुए जी। हैं, और चुनाव आयोग को ये दिख ही नहीं रहा। चुनाव आयोग को ये दिख ही नहीं रहा। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि विपक्ष के नेताओं पर लगातार लगाम कसने वाली चुनाव आयोग जब सत्तारूढ़ दल के लोगों के बयान इतने विवादास्पद, इतने घृणास्पद बयान, जैसे अभी दिलीप घोष जी का बयान आप देख लें, ममता बनर्जी से उनके असली पिता के बारे में पूछ रहे हैं, वैसे बयानों पर भी उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अब ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है, ईवीएम तो एक सवाल है, ईवीएम एक सवाल है। ईवीएम हैक हो सके या ना हो सके, ईवीएम दो तरह से बहुत अधिक शंका के दायरे में, शक के दायरे में है। पहला, जो पूरे भारत में घूम घूम करके बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे इंजीनियर्स ने डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि प्री प्रोग्राम्ड हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, 2019 के इलेक्शन में और कई राज्यों के इलेक्शन में भी हमने देखा था, बहुत सारी घटनाएं हुई थी, बहुत सारे न्यूज हैं, कवरेज हैं, बहुत सारे आपको वीडियो क्लिप्स मिल जाएंगे, बहुत सारी अखबार की कतरनें मिल जाएंगी आपको कि ईवीएम्स को गाड़ियों में ईवीएम्स को ले आते देखा गया है, चाहे वो सत्तारूढ़ दल के नेता हों, चाहे वो पुलिस वाले हों, या फिर और कोई हो। तो ईवीएम्स बदले जाने की भी बहुत सारी घटनाएं सामने आई थी। तो इन दोनों पहलुओं के बावजूद, अच्छा, एक और पहलू है, 19 लाख से ज्यादा ईवीएम मशीन्स जो गायब हुई थी, वो कहीं दुकान से अब मिल रही है, कहीं पे किसी के घर से मिल रही है, किसी बीजेपी नेता के गाड़ी से मिल रही है। जो 2019 में गायब हुई थी वो ईवीएम मशीनें। अब एक बात पे और गौर कीजिए कि ऐसे में अगर चुनाव आयोग पोल होने के बाद, चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पहले राउंड का जो ईवीएम मशीन होगा उसे 1.5 महीने अपने पास रखेगी, दूसरे राउंड का जो चुनाव होगा उसके मशीन्स को 1.25 महीने अपने साथ रखेगी, तीसरे राउंड के मशीन्स को 1 महीना अपने साथ रखेगी, चौथे राउंड के ईवीएम मशीन्स को 3 हफ्ते अपने पास रखेगी, पांचवें राउंड के ईवीएम मशीन्स को 2 हफ्ते अपने पास रखेगी, छठे राउंड के
ईवीएम मशीन्स को एक हफ्ते अपने पास रखेगी। सिर्फ 7वें राउंड का जो ईवीएम मशीन होगा उससे जो उसमें जो वोट पड़ेंगे, उन वोटों को आप मान सकते हैं कि उसमें, अगर उसमें भी कंडीशन है कि अगर प्री प्रोग्राम ना हो तो सही निर्णय जो शक के दायरे में ना रहे वैसा निर्णय आ सकता है। तो अच्छा, आपने जो कहा, एक बात आपने कही कि पहले इतने राउंड में चुनाव नहीं होते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। 2014 के चुनाव में नौ 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 चरण में हुए। 9 चरणों में वो चुनाव हुआ, लेकिन वो 9 चरण 15 दिनों के अवधि में पूरा कर लिया गया। 2-2 दिनों पे चुनाव हो रहे। तो वैसी स्थिति में ईवीएम बदलने के लिए पर्याप्त समय चुनाव आयोग को या किसी को भी, अगर किसी की भी इच्छा है, सत्तारूढ़ दल या जो जहां पावरफुल है उसकी इच्छा है, चुनाव आयोग के खुद के अधिकारियों की भी इच्छा होगी, तो वो संभव नहीं हो पाएगा या बहुत कम केसेस में संभव हो पाएगा। लेकिन ये 1.5 महीने की अवधि में कौन वहां पे पहरेदारी करेगा 1.5 महीने तक इनके स्ट्रांग रूम के बाहर बैठ करके? और उस 1.5 महीने में तो कुछ भी हो सकता है। उस 1.5 महीने में कुछ भी हो सकता है। तो सबसे ज्यादा जो शंका के दायरे में जो चीज है वो है चुनाव आयोग के द्वारा इतने दिनों का फासला, इतने दिनों का गैप दिया जाना। और ये इसके पीछे इस गैप के पीछे क्या कोई ढंग का तर्क चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया है, या कोई ढंग का तर्क दिया जा सकता है, कोई वजह बताई जा सकती है? विपक्ष ने भी नहीं पूछा। विपक्ष को पूछना चाहिए था। जो जो लोग ये चुनाव की प्रक्रिया को अच्छे से देखभाल रहे हैं और अपने 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 एंड पे एक्शंस ले रहे हैं, उन लोगों का भी ध्यानाकर्षण इस मामले की तरफ हमें करना चाहिए कि ये आखिर वजह क्या है। चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा जाए, वजह पूछा जाए कि आखिर क्या वजह है कि 1.5 महीने तक आप पोलिंग के बाद ईवीएम मशीन अपने पास रखना चाहते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, यस सर। जी जी। एक तो जो जिसके ऊपर भरोसा है, जिसको ये पूरा कार्यक्रम कराने हैं, चुनाव का पूरा एक प्रोसेस कराना है, और उसके बनने से लेके उसके जो तमाम जो 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 उसके बीच में चरण आ रहे हैं, चाहे वो ईवीएम का मसला हो और या लंबा गैप स्ट्रांग रूम में रखने का मसला हो, और उन ईवीएम में कोई प्रोग्रामिंग करके ऐसा रख दिया जाए कि आते आते वो कर दे, सब गड़बड़ हो जाए, और वीवीपैट को भी गिनने का भी पूरा एक मसला आ रहा है। ऐसे में एक तो ये है कि इसकी अपनी पूरा जो मुहिम है चुनाव आयोग की, वही संदेह के घेरे में। तो एक तो इससे फ्री एंड फेयर पोल पे कितना असर पड़ेगा, विपक्ष को कितना चौकन्ना रहना पड़ेगा। दूसरा कि ऐसे समय में जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, ऐसे समय में विपक्ष के नेताओं को लगातार टारगेट करके, और अभी जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, या जगह जगह अभी भी नोटिस जारी हो रहा है, छापेमारी हो रही है। तो अभी तो जो भी शासन प्रशासन का पूरा जो
जिम्मेदारी है वो चुनाव आयोग के अंडर में है। तो ये क्या ये मान लिया जाए कि चुनाव आयोग के बिना अनुमति के नहीं हो रहा होगा, या ये मान लिया जाए कि जो हो रहा है अब यही अब लोकतंत्र की नियति रह गई है। देखिए, दो तीन बातें बहुत स्पष्ट हैं इस बारे में। मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी जी। एक तो ये है कि मैं बहुत पहले जब ये लोकपाल का मुद्दा देश में छाया था कि लोकपाल 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 को लाइए और देश के अंदर ईमानदारी का शासन स्थापित करिए, तो मैंने उस समय ये बात कही थी कि जिस लोकपाल की बात कही जा रही है कि अगर मान लीजिए पूंजीपति है द्वारपाल, यानी पूरी व्यवस्था का जो द्वारपाल है, चौकीदार वो पूंजीपति है। पूंजीपति और द्वारपाल तो क्या कर लेगा लोकपाल? ये ये उस समय मैंने कहा था 2012 के आसपास में, जब ये लोकपाल का मुकदमा पूरा देश के अंदर छाया हुआ था कि लोकपाल आया तो सब भ्रष्टाचार खत्म, भ्रष्टाचारी खत्म और देश के अंदर लोकतंत्र आ जाएगा। ये उस समय कहा था। आज मैं अभी जो बात कहना चाहता हूं, अभी जो हम तमाम प्रकार के जो ये शक जाहिर कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर और तमाम प्रकार की एजेंसी पर, ये सब जो है एक पर्टिकुलर एक खास पार्टी के लिए काम कर रहे हैं जो सत्ता में बैठी है। मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता कि जितनी तमाम एजेंसी है वो सब एक पार्टी के लिए काम कर रही है, क्योंकि ये इलेक्शन जो है भारत के अंदर, जो भारत इतना बड़ा विशाल देश है, विशाल वोटर्स मतदाता का देश है, इसके अंदर इस प्रकार की संभावनाओं की गुंजाइश बहुत कम है कि कोई इलेक्शन कमीशन या कोई एक एजेंसी जो है किसी सत्ता रूल पार्टी को मतलब जो है कि इतना सपोर्ट कर दे कि वो तमाम प्रकार के कानूनों को, तमाम प्रकार की लोकतांत्रिक जो जो करेक्टर्स होता है उसको इधर उधर हवा में उड़ा दे। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि भारत के चुनाव को सिर्फ भारत के लोग ही नहीं देख रहे हैं, भारत के लोग ही हिस्सा नहीं ले रहे हैं, पूरे विश्व की जितनी बड़ी ताकतें हैं, जितने बड़े जो शक्तियां हैं, आपके यूरोप से लेकर अमेरिका तक और तमाम प्रकार के, वो सब भारत के जो जिसको महान लोकतंत्र कहा जा रहा है, आप देखिए सबको देख रहे हैं। अभी केजरीवाल के मामले में आप देखिए कि केजरीवाल के मामले में जर्मन ने बोलना शुरू किया और उसके बाद अमेरिका ने बोलना शुरू कर दिया। हमारे विदेश मंत्रालय ने उनको तलब किया और उनका विरोध जाहिर किया। लेकिन आप देखिए कि आस्ता आस्ता ये मामला बढ़ेगा, अभी और देश बोलना शुरू करेंगे, अभी इंग्लैंड भी बोलेगा, फ्रांस भी बोलेगा, आपका स्पेन भी बोलेगा, यूनान भी बोलेगा। आप देखना अभी तो बहुत जल्दी जल्दी देख लो क्या क्या होगा। तो आप ये बस सोचिए कि केवल एक सिर्फ जो है इलेक्शन कमीशन ही सब बातों को तय करेगा। वो ठीक है, उन्होंने न्यायाधीश को बीच में से हटा दिया और जो है इसके बदले में सिर्फ विपक्ष नेता और प्रधानमंत्री और जो है वो फैसला करेंगे। और तो इस तरह से नहीं होता कि मान लीजिए चीफ इलेक्शन कमीशन को हटा दिया है तो अब जो है इलेक्शन कमीशन जो है बिल्कुल फ्री हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हैं ना आप जो बोल रहा हूँ जी मैं? जी जी। तो एक तो बात ये है, एक तो बहुत स्पष्ट बात तो ये है कि जो मोदी सरकार है वो पूरी तरह से डरी हुई है। तो ये बात बहुत स्पष्ट सुन लो, वो उसने जुमले की तरह कह तो दिया 400 पार, 400 पार की बात तो कह दी उसने, लेकिन 400 पार कहां से आएंगे? आप देखना कि ये जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, ये 400 पार जुमला की तरह कहा जाएगा जब ये तो जुमला था। मैं कहता हूं कि 200 पार हो जाए, अगर 225 तक भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी।
क्योंकि अब ये जिस बात को जी लेके ये एक सेकंड, जिस बात को लेके 400 पार 400 पार 400 पार का जो गीत गाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। कारण ये है कि इनकी जो मैक्सिमम जो सीटें आ सकती थी 2019 में, वो आ चुकी हैं। पूरा यूपी आ गया, पूरा मध्य प्रदेश आ गया, पूरा राजस्थान आ गया, पूरा हरियाणा आ गया, आपका पूरा कर्नाटक आ गया, महाराष्ट्र पूरा आ गया, बिहार पूरा आ गया। ये तमाम सब मिला करके 300 पार हो गया। कोई भी आदमी साबित कर दे, कोई बड़े से बड़ा राजनीतिक साबित कर दे इस बात को, बड़े से बड़ा विश्लेषक इस बात को साबित कर दे कि क्या इस इलेक्शन के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के जो और अलायंस है, ये सारे मिलकर के उस स्थिति को दोबारा वापस ला सकते हैं। मैं जी जी मेरा अपना जो अनुभव है राजनीति का, मैं लगभग 45 वर्षों से पॉलिटिक्स में हूं। मैं समझ सकता हूं कि जो मैक्सिमम इनका 2019 में आया था, उसको दोहराना बहुत मुश्किल है। मेरे अपने हिसाब से कम से कम 80 से 100 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी घट रही है इस बार। हरियाणा में घट रही है, कर्नाटक में घट रही है, आपकी जो राजस्थान में घट रही है, आपकी जो है महाराष्ट्र में घट रही है, आपकी बिहार में घट रही है। ये सारी सीटें इनकी घट करके 80 से 100 सीट के करीब घट रही है। जी तो जी। एक तो ये जो नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये मान लिया जाए कि अब चुनाव आयोग के पे भरोसा नहीं है। देखिए, चुनाव आयोग का लोगों पे भरोसा है या लोगों का चुनाव आयोग में भरोसा है कि नहीं है, चुनाव आयोग का सीधा सीधा जनता से कोई संबंध नहीं है। तो एक मशीनरी है, वो मशीनरी निश्चित रूप में, चाहे वो अ, अगर वो अ, क्या बोलते हैं कि जो सेशन टीएन सेशन जो चुनाव कमिश्नर थे, अगर वो भी अगर होते, तो ये जो बेईमानी जो होती है चुनाव के अंदर, बेईमानी होती है, मशीन को धीमा कर देना, मशीन को खराब कर देना, और वोटर्स को जो है वहां पर झगड़ा करा देना, वोटिंग काट देना, मतदाताओं का तो ये सब तो जो नहीं, इसको चुनाव आयोग से नहीं जोड़ना चाहिए हमें। ये तो एक जो सिस्टम है पूरा का पूरा हमारे देश का, ये उससे जुड़ा हुआ है मामला है। जी तो जी इसलिए चुनाव आयोग को हम इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं मान सकते। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। चुनाव आयोग हमेशा सत्ता में जो बैठा है, और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के मामले में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो सत्ता है, ये कोई मामूली सत्ता नहीं है, कांग्रेस की सत्ता नहीं है ये बाकायदा एक अ, जिसे कहते हैं कि कारण बेस, तो सब जानते हैं कारण बेस है। तो जो बचपन से आरएसएस की निक्कर पहन करके जो बच्चा तैयार हुआ है, और आज वो 70-80 साल तक पहुंच गए हैं, आज भारत की तमाम एजेंसी के अंदर, तमाम सरकारी मशीन के अंदर, तमाम व्यापारी वर्ग के अंदर, तमाम उद्योग के मामले के अंदर, वो लोग जो है बिल्कुल पिने हुए हैं, जैसे दीवार के अंदर ईंट पिनी हुई होती है। जी जी जी। चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो मिलिट्री है, चाहे वो पैरामिलिट्रीज है, चाहे वो चुनाव आयोग है, चाहे वो ईडी है, चाहे वो सीबीआई है, कुछ भी है, एनीवे। तो ये वो चीज काम कर रही है, उसका मुकाबला केवल आम जनता ही कर सकती है। जी आम जी जनता को हम कितना भी बहका सकते हैं, हम उनको कर्म कांड के अंदर ले जाने का काम कर सकते हैं, लगातार हो रहा है। पिछले 10 सालों में इस पार्टी ने सिवाय एक ही काम जो सबसे बड़ा किया है, वो ये काम किया है कि इसने देश के बेरोजगार लोगों को, अनपढ़ लोगों को, गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को क्या सिखाया है, उनको कर्म कांड के अंदर तब्दील करना सिखाया है। कर्म कांड में शामिल होकर के अपनी गरीबी को भूल जाओ और अगले जन्म की तैयारी करो। जी तो जी, ये बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं फिर आऊंगा नरेश जी। गिल साहब, अभी नरेश जी जो है बहुत आशान्वित हैं और कह रहे हैं कि केवल एक चुनाव आयोग शायद इतने बड़े देश में वो बहुत उसकी
मैंने मैनिपुलेटिंग भूमिका नहीं हो सकती है। यह है कि कुछ तो वो कर सकता है, लेकिन चुनाव आयोग के गठन से लेके और जिस जिस पे जो डाउट हो रहा है, विपक्ष के तमाम कहने के बावजूद कि हमें समय दीजिए, वो नहीं दे रहा है, या विपक्ष के नेताओं को पे लगातार हमले हो रहे हैं, उस पे कहीं से भी चुनाव आयोग ये नहीं दिख रहा है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन या निडर होके जो लोग इलेक्शन में भाग लें और बराबर की एक भूमिका उनको भी मिले, अवसर मिले, तो वो एक पक्ष में ज्यादा झुका हुआ दिखाई दे रहा है। और तमाम जितने जो विघ्नेश जी कह रहे थे कि ईवीएम पे बहुत सारे सवाल, हैकिंग से लेके और बदले जाने का सवाल, 2 लाख या 20 लाख जो ईवीएम मशीनें गायब हो गई, जिनका अभी तक न खोजा गया न खोजने का कोई बहुत प्रयास हुआ। तो ऐसे में बहुत कुछ तो, थोड़ा बहुत भी 10% भी यदि वो डेंटिंग कर पाए, 10% भी यदि वो उन्होंने कुछ इसके जरिए यदि मैनेज कर लिया, तो बहुत बड़ा संख्या हो जाता है, बहुत बड़ा एक वोट शेयर का, और बड़ा जो है कहिए कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें वो अपने अपने कब्जे में कर सकता है। चुनाव आयोग के जो हाल है इस वक्त चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है, वो निष्पक्षता तो कहीं नजर नहीं आती, पंगु हो गया है। ऐसा लगता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू ही नहीं हुआ, कहीं ऐसा लग नहीं रहा। बिल्कुल लग रहा है कि सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। सरकार पूरी तरह से घोड़े पर सवार है, कुचल रही है अपना ऑपोजिशन को हर तरह से। ईडी सीबीआई लगाकर एक तरफ हो रहा है, दूसरा है कि जब भी ईवीएम की बात होती है, मशीनों पे उसके कितना मशीन वो कारगर है, कितना वो खतरनाक हो सकता है, कितना वो उसका नुकसान हो सकता है, इसके बारे में कोई बहस नहीं होती है। सब वो बोल देते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कभी कोई दे दिया एक जजमेंट, उसको मान के चला जा रहा है। और बिल्कुल सब कुछ जो हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि चुनाव हो ही नहीं रहा, फील नहीं हो रहा है चुनाव का। और क्या है कि जो कमीशन को जिस तरह से इन्होंने कर दिया है, एक तो कमीशन का अपॉइंटमेंट का सिस्टम चेंज करके अब उसमें मतलब ही नहीं रह गया। अगर सरकार ने चुनना है तब फिर किसी और को रखने की जरूरत ही क्या। उसमें अगर आपने ऑपोजिशन लीडर को रखा है, ऑपोजिशन लीडर क्या करेगा, उसका क्या रोल है? सरकार ही अपॉइंट करे, सरकार ही सब कुछ करेगी। ये जो बनाया गया था इलेक्शन कमीशन को, थोड़ा वहां पर एक ऐसा उसका नॉमिनेशन सही हो, उसमें जो लोग रखा जाए वो सही ढंग से रखा जाए, इसके लिए किया गया था कि एक सिस्टम बनाया गया था जिसके चलते ऑपोजिशन को भी साथ में रखने का, सुप्रीम कोर्ट के जज और ऑपोजिशन, इस तरह की कुछ हद तक उसमें ये था कि इसमें एक बराबरी आए, इसमें ऐसा है कि कोई एक तरफा ना हो चीज। पर वो तो गया सबसे। मैं बाकी तो हमारे साथियों ने बहुत डिटेल में बात की है और काफी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया चीजों को, पॉलिटिकली हो रहा है। मैं कुछ पॉइंट को रखना चाह रहा हूँ सिर्फ मशीन को लेकर, थोड़ा सा मैं इसी बात करूंगा। 31 देश है दुनिया में, सिर्फ 31 देश है दुनिया में, जिसमें घाना, कॉन्गो, जहां इलेक्शन का मतलब ही नहीं होता, ऐसे ऐसे मुल्क है, रवांडा, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में जीत होती है। 31 देश दुनिया के। बांग्लादेश में नहीं इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान में नहीं इस्तेमाल होता है, श्रीलंका में नहीं इस्तेमाल होता है, इंडोनेशिया में नहीं इस्तेमाल होता है, आपके कनाडा में नहीं इस्तेमाल होता है, जर्मनी में नहीं इस्तेमाल होता है। ये क्या है कि मशीनों के बारे में हर जगह डाउट है। अब वो हमसे तो कहीं एडवांस मुल्क है, वहां पर टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस है, वो हर तरह से हमसे ज्यादा एडवांस है। अब उसमें उसके बावजूद जब वोटिंग मशीन हटाई गई, लोगों ने उसके खिलाफ में कोर्ट गए और कोर्ट ने पाया कि इसका कोई तरीका नहीं है इसको वेरीफाई करने का, कि अगर वोट आपने डाला, जैसे आपने एक लिखित वोट डाला होता, कागज पे वोट डाला होता, तो वो पड़ा रहता वोट, वेरीफाई करने के लिए कभी भी वेरीफाई किया जा सकता है, 100 साल बाद भी वेरीफाई किया जा सकता है। यहाँ पर क्या है कि जो मशीन में
एक चला गया, वो एक बटन दबा डिलीट हो जाएगा, एक बटन दबाने पर हो जाएगा। तो उसका क्या है, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेंगे उसका कोई, उसका जैसे अभी कोशिश करते हैं जब जैसा है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेंटेन होता है बैंकों में, तो साथ साथ पेपर रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाए। बैंक पेपर रिकॉर्ड मेंटेन करता है क्योंकि उनको लगता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कई जगह मेंटेन किया जा रहा है वो भी कहीं घूम सकता है, कभी अचानक खराब हो सकता है, करप्ट हो सकता है और यूजलेस हो जाएगा। पर उसको क्या है, उसके लिए पेपर रिकॉर्ड रखा जाता है। तो यहाँ पर जब वोटिंग मशीन की बात आती है तो पेपर के बिना वोटिंग करने की जल्दी क्या थी, बेसिक मकसद ये था कि जल्दी हो ताकि वोट में जो डिले होता है काउंटिंग में डिले होता है। एक ही एरिया है जहाँ डिले होता है, काउंटिंग में delay। जब वोट डालने जाता है आदमी तो जितना टाइम लेता है ठप्पा मारने में, उतने टाइम में ही बटन दबाता है, ठप्पा मारे या बटन दबाए एक ही बात है, उसमें कोई वोटिंग वोटिंग वाला एरिया जो है वोटिंग मशीन में काउंट करना फास्ट होता है, कहते हैं वोटिंग काउंट फास्ट होता है। तो उसका तरीके निकाले गए दुनिया में, जैसे साउथ कोरिया का एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिस्टम, साउथ कोरिया में वहां पर वोटिंग मशीन है किसके लिए, वोटिंग मशीन वोट काउंटिंग मशीन है, वोटिंग मशीन नहीं है। आप एक एक करेंसी नोट जैसा आपको दिया जाएगा बैलेट पेपर, करेंसी नोट जैसे छपा होगा, तो आप वो नहीं कर सकते। एक बार छप गया वो नंबर के साथ करेंसी नोट की तरह, उसको आप फोर्ज नहीं कर सकते, उसके जगह कागज और नहीं आ सकता। वो करेंसी नोट जैसा आपको दिया जाएगा, उस पर आप अपना ठप्पा लगाएंगे जहां लगाना। वो उस पेपर को काउंट करने के लिए एक मशीन इस्तेमाल करेंगे, हाथ से नहीं काउंट करेंगे। अगर अगर डाउट हुआ, अगर किसी ने डाउट रेज किया कि सही काउंट नहीं हुआ तो फिर से हाथ से हो सकता है, मगर ज्यादातर मशीन से काउंट होता है। जैसे नोट काउंट करते हैं ना, उस तरह से काउंट कर लेगी मशीन। और मशीन क्या करेगा, अपने आप उसको अलग कर देगा, अलग अलग जिसको वोट मिला। ये होता है कि अभी जैसे एग्जाम होते हैं, इंजीनियरिंग वाले एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम, उसमें लाखों बच्चे अपेयर होते हैं, उनका पेपर ऑटोमेटिकली चेक होता है, सही गलत क्या लिखा उन्होंने, जो जहां पर लगाते हैं टिक मारते हैं, वो टिक ऑटोमेटिक चेक हो जाता है। इसलिए ऐसे बहुत सिस्टम है जो कि ऑटोमेटिक मशीन में चेक हो सकता है। तो अगर आपको जल्दीबाजी थी, ये था कि काउंटिंग में देर होती है, तो उसको वोटिंग मशीन जगह में वोट काउंटिंग मशीन लाते हैं, इसकी बात ही नहीं होती है यहाँ पर। दूसरा है कि पेपर ट्रेल की बात है। पेपर ट्रेल जब तक उस यूनिट से सेपरेट नहीं होता, जो आपका वीवीपैट की बात कर रहा हूँ, वेरीफाइबल पेपर ट्रेल, वेरीफाइबल तब कैसे होगा जब वो हमें, मैं वोट देने जाता हूँ, ऐसे मैंने देखा 1 सेकंड में पेपर निकल गया, वेरीफाई कैसे करूं मैं, मुझे खुद ही नहीं समझ आता है कि क्या वोट मैंने शायद दिया, ऐसा लगता है कि शायद दिया, लगा कि ये जो हमने सिंबल हमारे सामने से निकला ये शायद हमारा ही। वो वो ये क्यों नहीं करते हैं कि आपको वोटिंग पैड से जो मशीन निकलती है आपके हाथ में दे दे, आप हाथ से वेरीफाई करके संतुष्ट होकर इसे डब्बे में डालें, ये अलग सिस्टम हो जाएगा। इसका ये रहेगा कि डब्बे में पेपर गया अलग और वेरीफाई आपने करा और मशीन में भी काउंट हो गया। अब अमेरिका में क्या हुआ है, अमेरिका में ये है कि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज होती है, वो बहुत बड़ी सी मशीन है, वहाँ कई तरह की मशीन है, बड़ी सी मशीन होती है। उसमें क्या है कि एक स्क्रीन लगा होता है, स्क्रीन में आप खड़े होके अपना बाकायदा देखते हैं, देख कौन कौन है उसमें, फिर हाथ से दबाते हैं उसको, जैसे स्क्रीन पे दबाते हैं, टच स्क्रीन है वो, उसमें आपको वोट आपको कास्ट होता है, वोट का एक पेपर निकल के आता है आपके हाथ, प्रिंट होके पेपर आता है आपके हाथ, जिसको आपने डाला उसको आप देखते हैं, तो फिर आप फिर रिपीट यस करते हैं, फिर आप कंफर्म करते हैं कि हाँ ठीक है पेपर जो मिला सही है, मेरा वोट सही है। आप उसे कैंसिल कर सकते हैं किसी वक्त, आपके हाथ में है उस मशीन में। और उसके बाद में जब पेपर मिल गया तो डब्बा दूर रखा होता है अलग से, उसमें डालते हैं। अब अक्सर वहां पर जब वोट होता है, प्रेसिडेंशियल से वोट हुआ, उसमें काफी डिस्प्यूट होते हैं, कहते हैं कि जब काउंटिंग हुई, ये जो हम मानते नहीं, हम डिजिटल काउंटिंग हम नहीं मान रहे, तो फिर पेपर काउंटिंग होती है कंपल्सरीली। डिजिटल काउंटिंग अगर आप नहीं मानते तो पेपर काउंटिंग भी होती है। पेपर हमारे यहाँ पर पेपर काउंटिंग को एक सैंपल बना दिया, 2% आप पेपर काउंट होगा, 5 बूथ के पेपर काउंट हो जाएंगे, बाकी जगह काउंट नहीं होगा, वो सैंपल लेके काउंट कर लेंगे। तो ये जितना हाफ हार्टेड तरीके से काम करना, जैसे आधा अधूरा, ये किया ये नहीं है छोड़ दिया, मैंने इस तरह से वो सीरियसली है, अनसीरियस है पूरा मेथड।
अब यहाँ से बोलते हैं कि नहीं, ये लोग जैसे पेपर। आप जैसे अमेरिका की आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ तो हाँ, लगभग 100% साक्षरता है। और लेकिन भारत में एक जो खास करके टेक्नो फ्रेंडली भी बहुत लोग नहीं है। मशीन देखते ही नहीं हाथ पैर कांपने लगता है। तो मशीन तो अब तो मशीन है जो भी। मैं जी उसकी जी बात जी नहीं कर रहा हूँ, वो सोफिस्टिकेटेड मशीन मत लाइए आप। जी जी। मैं तो कह रहा हूँ कि पेपर वोटिंग में दिक्कत क्या है। हाँ, पेपर वही वही वोटिंग वही। रखिए, पेपर वोटिंग रखिए। और बहुत ज्यादा आपको शौक है मशीन रखने का, तो मशीन के साथ पेपर वोटिंग कर दीजिए, दोनों कर दीजिए, साथ साथ रख जी दीजिए। जी ताकि क्या है कि वेरीफाइबल तो रहेगा। वेरीफाई कैसे करेंगे मशीन वाले? मशीन का वोट वेरीफाइबल नहीं है। दूसरी बात है कि दुनिया में जहां पर भी ईवीएम है, सिर्फ 31 देश में है जहाँ पर, तो वहां पर भी इन्होंने सिस्टम बनाया है उसका सर्टिफिकेशन का। कौन सर्टिफाई करेगा कि ये मशीन सही है? उसका एक इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है। हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ ये अपने इलेक्शन कमीशन करता है। वो इलेक्शन कमीशन से हट कर एक अथॉरिटी होनी चाहिए जिसका किसी से कोई वास्ता ना हो। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि वेरीफाई करे मशीन को, कि मशीन जी बिल्कुल सही है और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बहुत से पैरामीटर्स हैं कि ये इसलिए एक इसके लिए इस्तेमाल होता है, इसमें ये नहीं होगा, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। सारी चीज को जब रूल आउट कर देंगे तब इस्तेमाल होना चाहिए। अब उसका एक इंटरेस्टिंग बात है। अब देखिए, मैं देख रहा था, वो मुझे खुद ही ताजुब लगा। अब कनाडा में ये ईवीएम लाया गया। उसमें क्या किया, ईवीएम लाया गया तो उसको क्या है कि बाद रिव्यू हुआ तो उसको बंद कर दिया। उसको बोला गया, जब रिव्यू किया गया तो कोर्ट ने कहा कि इसको बताओ, मशीन नहीं चलेगा। उसमें क्या है कि अभी भी ये कनाडा में जो ईवीएम इंस्टॉल होता है सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी में होता है, नेशनल इलेक्शन नहीं होता। आपका फिनलैंड में 2008 में ट्रायल किया, 2016-17 में ये साफ हो गया कि इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी। लेकिन एक फ्रांस चीज मैं में। थोड़ा जानना चाह रहा हूँ गिल साहब, हाँ, हाँ, कि दूसरे देशों के सुप्रीम कोर्ट या जो एपेक्स अथॉरिटीज हैं कोर्ट की, उन्होंने तो बंद कर दिया, लेकिन भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं आपको आखिर आदमी जाए तो जाए कहाँ? दो तीन और बता देता हूँ एग्जाम्पल। एक तो जर्मनी में, जर्मनी में बाकायदा कोर्ट ने 2009 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, जी जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उसने असल में सबसे बड़े प्रॉब्लम है कि वेरिफिकेशन कैसे होगा। वोट आपने डाला है, किसको डाला, कैसे पता लगेगा? वो उसके लिए क्या है कि पेपर बैलेट से बेहतर सिस्टम अभी तक नहीं है। और पेपर बैलेट का काउंट करने का भी सिस्टम है। तो हर तरह से मिला के इसको लेकर इस पर क्यों कोर्ट ने भी ऐसा रुख लिया हुआ है? सरकार तो रुख लेती है। सरकारें जो भी होती है वो तो कोशिश करती है कि अपने फायदे के लिए, जब पार्टी पावर में होती है तो सोचती है कि हम अपना फायदा उठाएंगे। वो कांग्रेस सरकार भी करती रही है। कांग्रेस सरकार ही लेके आई इस सिस्टम को, और ये दूसरी सरकारें भी करती रही है। यहाँ पर क्या है कि निष्पक्षता जो है हमारे वोटिंग में, जो अभी जो इस बार जो वोट होगा, ये शायद सबसे मुश्किल वोट होगा। इसमें हमें ये समझ नहीं आ रहा कि होगा क्या। उसमें क्या है कि लोग वोट देने का सवाल नहीं है, सवाल है कि लोग तो वोट देंगे, उसका मैनिपुलेशन किस किस लेवल पर होगा। एक तो क्या है कि मैनिपुलेशन शुरू होता है पैसे के लेवल पर। पहले तो आपको पैसा चाहिए होता है। इलेक्शन बिना पैसे के लड़ ही नहीं सकते। जैसे क्या है कि इलेक्शन लड़ने के लिए जितना पैसा चाहिए होता है वो सिर्फ इन्हीं पार्टियों के पास होता है। लेफ्ट पार्टी जैसे लड़ती है इलेक्शन, के पास पैसा ही नहीं होता है, वो बिना पैसे के इलेक्शन लड़ते हैं। और और उसके लिए इतना मुश्किल होता है कि एक जगह दूसरी जगह जाना, हर जगह अपने एजेंट रखने, ये अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है। और यहाँ पर क्या है कि एक पार्टी है जिसके पास अफरात पैसा है, हर तरह का रिसोर्सेज है उस पर। उसके पास में अब रिसोर्सेज होने से क्या होता है कि आप हर तरह से लोगों को खरीद सकते हैं। आप एजेंट को, वोटिंग में एजेंट को खरीद सकते हैं दूसरी पार्टियों के। आप और मैनिपुलेशन कर सकते हैं, आप लोगों को घूस दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं। सारा मिला के एक ऐसा माहौल बन जाता है जिसमें वो पुराना जो था बूथ लूटने वाला, अब तो बूथ लूटने की जरूरत ही नहीं, डेटा लूट लेते हैं। डाटा अब डेटा लूट लूट लेते रहे हैं। तो उसमें क्या है कि डेटा लूट जो शुरू हो रही है, इसने इतनी अनसर्टिनिटी क्रिएट कर दिया है कि इसमें अभी ये नहीं समझ आ रहा है कि इस इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा। ये बात सही है, जैसे अभी गुप्ता जी ने बताया, गुप्ता जी ने बताया कि ऑलरेडी इतना पीक पर पहुंच गया बीजेपी
इससे ऊपर कहाँ जाएगा? हर जगह वोट कटने हैं, हर जगह इनके सीटें कटनी है, कम होंगे, ये तो साफ नजर आ रहा है। अभी क्या है कि पूरा जैसे नॉर्थ वेस्ट, आप देखिए, नॉर्थ नॉर्थ में सीट कट रही है, वेस्ट में सीट कट रही है, ईस्ट में सीट कट रही है, साउथ में सीट कट रही है, तो कहाँ पर बढ़ रही है सीट? 400 पार, 500 पार, पता नहीं क्या हो रहा है। वो क्या है कि ये लिटरली गुंडागर्दी है, ये अपने आप में गुंडागर्दी है। ये इसके इसके बारे में भी कुछ आपको बताना चाहिए कि आप इस तरह की बातें क्या कर रहे हैं, क्या आप कहना चाहते हैं कि कितना पार होना है, नहीं होना है, ये तो वोट बताएगा। तो उसने उसने लिया कि हम आज आज एक विकट स्थिति में आ गया है भारत, और वो क्या है, एक ऐसी पार्टी पावर में आ गई है जिसको प्रजातंत्र में विश्वास ही नहीं है। वो प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है, वो मजबूरी है उन प्रजातंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी कोशिश है कि कितना इसको खत्म किया जाए, प्रजातंत्र कितने तरीके हैं उसको खत्म किया जाए, और कैसे एक ऐसा सिस्टम लाया जाए जो बहुत ही ऑटोक्रेटिक हो, और जिसमें एक पार्टी का वर्चस्व बना रहे। और एक पार्टी नहीं है एक्चुअल में, क्या है कि बीजेपी के बारे में हमें भ्रम है, पार्टी है, पार्टी नहीं है, वो आरएसएस है। वो एक बाकायदा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, कार्डर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका जो बिल्कुल किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम, किसी मॉडर्न डेमोक्रेसी, मॉडर्न सेक्युलरिज्म में विश्वास नहीं करता। जहां तक सेक्युलर, यहाँ पे एक सवाल आ जाता है, बार 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 बोलते हैं कि सेक्युलर लोग हैं, इन्होंने सेक्युलरिज्म लेके आए, इसके बारे में गाली दिया जाता है, आजकल लोगों में भी बोलने लगे सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या है? सेक्युलरिज्म कुछ नहीं है। आप सेक्युलरिज्म सिर्फ धर्मनिरपेक्षता नहीं है, सिर्फ सेक्युलरिज्म भाषा की निरपेक्षता भी है। सबके सबको जो अलग अलग कल्चर है उनको भी ध्यान रखना, उनके बारे में उनको बराबर का एक इज्जत देनी, उनको बराबर का दर्जा देना। ये सेक्युलरिज्म में वाइट वाइट कॉनोटेशन। जी जी। अब ये क्या है कि ये क्या धर्म के नाम पर देश बना था जो पाकिस्तान, उसका क्या हल शुरू हुआ है? ये क्यों बात नहीं करता कि पाकिस्तान डिवाइड क्यों हुआ? क्योंकि अगर वो इस्लामिक मुल्क था तो डिवाइड क्यों हो गया? वो डिवाइड होके एक बंगाली मुल्क बन गया और ये पंजाबी मुल्क बन गया। तो ये जो प्रॉब्लम है कि इस चीज को हमारे यहाँ पर ये बातें नहीं की जाती है, और इसमें एक सबसे बड़ा दोष है, इस तरह की बातें नहीं हो रही हमारे यहाँ पर। क्या है, सेक्युलरिज्म के लिए और डेमोक्रेसी के लिए कोई जद्दोजहद नहीं, एक स्ट्रगल से आता है। वो स्ट्रगल होता है कि उसके खिलाफ वाले फोर्सेस जो थे बिल्कुल खत्म थे। आरएसएस का कोई कोई इसका कहीं पर अस्तित्व नहीं था। आरएसएस की हालत बहुत ही मार्जिनलाइज फोर्स थी। आरएसएस की ताकत बढ़ी है जब से उसको फाइनेंसर मिले हैं, बड़े बड़े पैसे वाले उसके साथ हुए हैं, तभी आरएसएस आगे बढ़ने लगे, नहीं तो उसके पहले आरएसएस की ताकत नहीं थी। आरएसएस एक बहुत ही लिमिटेड एरिया में, लिमिटेड पॉकेट्स में, सब कुछ के बावजूद जितना भी वो अपना डंडा भांज ले वो शाखा में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये आने लगी फोर्स, दो कारण सबसे, एक तो क्या है कि हमारे पॉलिटिकल जो सेक्युलर पार्टीज हैं उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया जब इनके साथ। दूसरा है कि ह्यूज पैसा आने लगा इनके पास, वो जो इतना फ्लो ऑफ मनी आने लगा, और वो फ्लो ऑफ मनी ही डिसाइड करता है। अनफॉर्चुनेटली जहां पर पैसा होगा, जिस मुल्क में जहां पैसा का बोलबाला होगा, ये जो हमारे पूंजीपति मुल्क, पूंजीवादी मुल्क है, जहां पर पैसा ही डिसाइड करता है कौन जीतेगा। और वो पैसा जब कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस जीतती थी, वो भी गुंडागर्दी करती थी। मगर इस तरह तो खैर नहीं है, अपना है थोड़ा बचा के, थोड़ा दिखा के दोनों चलता था। अब यहाँ पर तो ये है कि खुला छूट है। इस खुले छूट में एक कारण है कि हमारे जो एक तबका है, हमारे जो पढ़ा लिखा तबका है, अनफॉर्चुनेटली जो एनलाइटेड तबका जिसको होना चाहिए था, वही सबसे बड़ा सपोर्टर बन गया है बीजेपी का। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद निखिल साहब। जी, जी। मैं थोड़ा इसके दो तीन पहलू और हैं, खास करके एक तो जो अभी इलेक्शन का दौर है, और ऐसे समय में दो दो बातों पे हम, जैसे गुप्ता जी ने कहा कि इतना बड़ा देश है और केवल इस पे आरोप लगा देने से भी मामला हल नहीं होगा। लेकिन चूंकि आज के समय में जब चुनावी मोड में है, तो चुनाव का जो पूरा दारोमदार उसको कराने से लेकर सब कुछ तो इलेक्शन कमीशन के ही ऊपर होता है। और इलेक्शन कमीशन को आप किसी भी तरह से आप छोड़ नहीं सकते कि
नहीं नहीं, वो तो एक स्वतंत्र बॉडी है, उसका काम, वो किसी को कोई प्रभावित नहीं कर सकती। लेकिन सवाल तो ये नहीं है कि वो प्रभावित करेगी कि नहीं करेगी, वो किसके प्रभाव में है ये ज्यादा जरूरी है, समझना जरूरी है। तो विघ्नेश जी, एक तो जो पूरी प्रक्रिया चल रही है और इसी बीच में तमाम नेताओं की, खास करके केजरीवाल की गिरफ्तारी, और गिरफ्तारी को लेके जिस तरह का पूरा हाइप बनाया गया है, एक तो तमाम मुद्दे जो जो जिस मुद्दे पे लड़ाई लड़नी थी या चुनाव होने थे, वो मुद्दे गायब हो गए। और केवल केजरीवाल, 400 पार, और क्या बोलते हैं, कंगना रनावत ने क्या बोल दिया, फलाने ने क्या बोल दिया, इसी में सब उलझा के रख दिया गया है। असल मुद्दे जो जिस पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, उसमें रोजगार का सवाल है, किसानों का सवाल है, मजदूरों का सवाल है, आदिवासियों का सवाल है, या डिसेंट्रलाइजेशन का सवाल है, विकेंद्रीकरण का सवाल है। ये सवाल जो है धीरे धीरे कहीं ये सब कुछ हो रहा है इन्हीं से ध्यान भटकाने के लिए, या वाकई बीजेपी डर गई? देखिए, मेरा ओपिनियन कुछ अलग है, क्योंकि और सीटों का प्रोडिक्शन भी करना संभव नहीं है। अभी 3 राज्यों, 4 राज्यों, इनफैक्ट 5 राज्यों का चुनाव हुआ था, विधानसभाओं का, और आपने देखा कि ओपिनियंस कुछ और आ रहे थे, रिजल्ट कुछ और आ रहे। ओपिनियंस हर तरफ से छन के कुछ और आ रहे थे, रिजल्ट कुछ और आया। अचानक कुछ नेता दोषी हो गए, कुछ लोग दोषी हो गए, और ईवीएम या जो चुनावी व्यवस्था है, ईवीएम को बहुत ज्यादा, क्या दोष दें, ठीक है, उसमें अगर प्री प्रोग्रामिंग हो सकती है, जो जिसकी शंका है सबको पूरे देश में, अब ये चर्चा का विषय है, वो हो सकती है, तो ठीक है। लेकिन जो चुनावी व्यवस्था है उस पे बहुत कुछ निर्भर करता है, ऐसा मेरा मानना है। मुझे याद है कि जब गुजरात का विधानसभा चुनाव हो रहा था, तो उस वक्त वीवीपैट मशीन को काला चश्मा पहनाया, जो ट्रांसपेरेंट व्हाइट ग्लासेस उसके ऊपर लगे होते थे, जिसमें आदमी कम से कम आसानी से ये भी देख लेता था कि मैंने वोट जहां डाला है वहां पड़ रहा है कि, उसको भी काले शीशे से रिप्लेस करके और फिर देखना थोड़ा सा मुश्किल कर दिया गया गुजरात चुनाव के, विधानसभा चुनाव के दौरान। और फलस्वरूप जो रूलिंग पार्टी थी, जो बीजेपी थी, उसकी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई। तो इस तरह से रूल आउट तो हम नहीं कर सकते। दूसरी बात यह, बहुत अच्छी बात गिल सर ने कही कि पेपर, अगर आपको, अच्छा, इसका बहाना क्या है? चुनाव आयोग जो बहाने दे रही हैं, जो बहाने बना रही है, उनका बहाना क्या है? ईवीएम और वीवीपैट मशीन्स को साथ रखने के लिए। लेकिन वीवीपैट का जो पर्चा है उसको बाहर निकाल के नहीं गिनेंगे, वीवीपैट का जो पर्चा है उसको बाहर निकाल के नहीं गिनेंगे, उसमें समय लग जाएगा। अरे 1 हफ्ते का वक्त है, 1000 आदमी को आप बिठा दीजिए 1 हफ्ते में, तो वो हर 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 चरण के बाद 1 हफ्ते का वक्त है, 1000 आदमी को बिठा दीजिए 1 हफ्ते में, तो वो ऐसे ही काउंट कर देगा। लेकिन नहीं करेंगे, तो क्या ये शंका उत्पन्न नहीं करता? दूसरी बात ये, चलिए शंका हम अलग रख देते हैं कि जो होना है वो होगा। प्रेडिक्शन, जैसा गिल सर ने कहा कि प्रेडिक्शन जो है वो अभी कोई नहीं कर सकता, मैं भी यही मानता हूं। उनके सजेशंस भी 2-3 जो है बाकी देशों वाले, खास करके साउथ कोरिया वाला, कि आप काउंटिंग मशीन क्यों नहीं इस्तेमाल करते?
या फिर आप अमेरिका की तरह जो है वो स्लिप जिसका जिसकी डिमांड विपक्ष ने भी की है कि आप पर्ची को हाथ में दे दीजिए। आप वीवीपैट से पर्ची निकल रही है, हाथ में दे दीजिए, वो एक दूर में डब्बा रखा रहेगा, वहां पे डाल दें। कम से कम संतुष्ट होके तो वोटर जाए। आप कहते हैं कि लोकतंत्र है और यहाँ वोटर संतुष्ट नहीं है, वोटर इस बात के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है कि उसने जहां वोट डाला वहीं पे पड़ेगा। अभी इस पे तरह तरह के मीम्स बन रहे हैं, आ रहे हैं। तो चलिए मान लिया, अच्छा ये पहलू भी ध्यान रख, इस पहलू पे भी ध्यान हमारा रहना चाहिए कि जो मौजूदा सत्ताधारी दल है वो एक दल नहीं है, वो आरएसएस अप्रत्यक्ष रूप में चला रही है और उनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। आज से नहीं, आजादी से पहले से ही, जब से वो फॉर्म हुए, अभी 99 साल हो गया, शायद अगले साल 100वां साल होगा। 100 सालों से एक 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 सेंचुरी से उनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। उन्हें राजतंत्र पसंद है, उन्हें पौराणिक चीजें पसंद है। पहले वो स्वदेशी की बातें किया करते थे, अब स्वदेशी सेठों की बातें करते हैं कि स्वदेशी सेठ अगर चाइना से माल खरीद के ला रहे हैं, उसे यहाँ असेंबल करके बेच रहे हैं, तो वो परफेक्ट है। तो ये जो ऐसी विचारधाराएं हैं जिनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है, जो अपने हिसाब का एक भारत गढ़ना चाहती है और कैसा भारत गढ़ना चाहती है वो उन्हें भी नहीं पता। वो अखंड भारत की बात करते हैं, लेकिन उसमें उसमें कुछ धर्म और कुछ जाति के लोग नहीं होंगे, तो फिर वो भारत बड़ा होगा या छोटा होगा? फिर अखंड भारत कौन सा होगा पता नहीं। चलिए वो भी हटा दें। ये जिन सपनों को बेच रहे हैं, जिन सपनों को बेच रहे हैं, उन सपनों में भारत के कम से कम जो अभी की जो भारत की जनसंख्या है वो शामिल हो सके और उसे ये यकीन हो पाए कि हम शामिल हैं इस प्रक्रिया में। निर्णय सही हो या गलत हो, हम शामिल हैं इस प्रक्रिया में, इसका यकीन दिलाने के लिए, बस इतना करने के लिए सरकार, सत्ता, चुनाव आयोग वगैरह क्या कर रही है। और जब अभी आचार संहिता लगा हुआ है, शिवसेना अपने एक कैंडिडेट को एक कैंडिडेट का टिकट अनाउंस करती है और 1 घंटे के अंदर, 5 मिनट के अंदर, जैसा कहा जा रहा है कि 5 मिनट के अंदर जो है वो नोटिस टाइप होता है और 1 घंटे के अंदर ईडी नोटिस लेकर के उसके घर पहुंच जाती है। तो चुनाव आयोग इन सारी चीजों पे स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहा है? क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या चुनाव आयोग जियो के जैसी कोई कंपनी है कि आपका रिचार्ज कर दिया, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि आपका कॉल ड्रॉप हो रहा है या नहीं? कानून में लिखा हुआ है, मतलब अभी प्रोविजन है, अभी प्रावधान है कि अगर आपका कॉल ड्रॉप होता है तो कंपनी उसका हर्जाना भरेगी। लेकिन अगर हम में से किन्हीं को यह बात पता हो कि किसी कस्टमर को 1 पैसे का हर्जाना मिला, हाँ, मिनिमम बैलेंस कोई गरीब आदमी अगर अपने अकाउंट में नहीं रख पाता है तो 350 रुपए कटने का मैसेज भारत की 90% जनसंख्या आपको दिखा देगी। तो एक देश होता है जिसमें कुछ सिस्टम होता है। पहले भी बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी खराबियां थी, लेकिन आप अब तो ऐसा लग रहा है, और इसके 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 काउंटर में मुझे
वो तर्क चाहिए कि भारत की जो आबादी है, जो अब की आबादी है, जो भारतीय हैं हम लोग, जो भारत में पैदा हुए हैं, भारत में रहते हैं, भारत में मरेंगे, उन्हें ये एहसास किस तरह से दिलवाया जा सके कि भाई ये जो प्रक्रिया है जिसको हम लोग चुनाव कहते हैं, इसके आधार पर एक परिकल्पना है जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं, एक हमारे हमारे देश को चलाने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है जिसको संविधान कहते हैं। उसके अंतर्गत एक चीज है, एक उसको उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कानून नाम की चीज है, तो वो है, वो उपलब्ध है। आचार संहिता में विपक्ष के नेताओं पे या किसी भी तरह के जो 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 प्रावधान है कि किसी भी तरह से किसी भी कैंडिडेट को इंटेंशनली हैरास नहीं किया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखेगी चुनाव आयोग। तो ये सब चीजें कहाँ दिख रही हैं? अगर दिख रही हैं तो मुझे ये पता चले तो संतुष्टि मिले थोड़ी सी। जी जी नरेश जी। जी हाँ, तो आपने गिल साहब की भी बात सुनी और विघ्नेश जी की भी बात सुनी। मतलब बात यह नहीं है कि चुनाव आयोग कितना मैनिपुलेट कर पाएगा। अब तो चुनाव आयोग पे ही सवाल खड़े हो रहे हैं, उसकी विश्वसनीयता पे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये जो विश्वसनीयता कौन दिलाएगा? मतलब चुनाव आयोग दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट दिलाएगी, या जनता दिलाएगी? देखिए साथी, मैं ऐसा समझता हूं कि हमारा कम से कम दक्षिण एशिया जो हमारे मुल्क हैं, वहां पर व्यक्ति प्रमुख है, वहां पार्टियां प्रमुख नहीं है। एक तो बहुत सीधी सी बात तो ये है, दक्षिण एशिया के जितने, चाहे वो लंका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, फिलीपीन हो, ये जितने भी हमारे भारत हो, बर्मा हो, तमाम देशों में क्या है कि इसमें व्यक्ति प्रमुख है, इसमें पार्टी प्रमुख नहीं है। एक बात तो ये हमें जो है पूरा आकलन करके अगर हम पीछे घूम के देखेंगे तो बहुत स्पष्ट नजर आएगा। एक बात। नंबर दो, हमारे ये जो पूंजीवादी हो चाहे कोई अन्य सत्ता हो, सत्ता जो संघर्ष है भारत के अंदर, कम से कम मैं समझता हूं इसकी शुरुआत कांग्रेस से के समय से ही चल रही है। यानी सत्ता संघर्ष इस कदर निचले स्तर पर इस समय है भारत में। भारतीय डेमोक्रेसी में, सोकोल्ड डेमोक्रेसी, मैं इसको डेमोक्रेसी तो नहीं कहता हूं, लेकिन सोकोल्ड डेमोक्रेसी कही जा सकती है। इसके अंदर सत्ता संघर्ष इस कदर निचले स्तर पर आ चुका है कि आप सत्ता को बनाए रखने के लिए, बरकरार बनाए रखने के लिए, या इसे वापसी रिटेन करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। और वो पार्टी जिसके पास इस समय जो है मैन पावर भी है और उसका इस्तकबाल जो है वो हिंदुत्व के नाम पर चढ़ चढ़ के बोल रहा है। एक बात। दूसरी बात, आज स्थिति 1977 से भी ज्यादा भयानक है। यानी इमरजेंसी जो 75 में लगाई, इंदिरा जी ने लगाई थी, उससे ज्यादा भयानक स्थिति आज है। इसका नाम भले ही कह सकते हैं कि इमरजेंसी नहीं है, लेकिन हम कई जगह जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, वहां पर विचार रखते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए कि हमने ये विकास की बात करनी है, मान लो सरकार विकास की बात कर रही है कि बहुत विकास किया है, बहुत विकास किया है, 10 सालों में बहुत विकास किया है, हर आम आदमी मान लेता है। मैं कई जगह उदाहरण जाके देता हूं। मैंने कहा देखो भाई, एक छोटी सी बात बताओ, इंदिरा गांधी ने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया। उस समय जो गरीब था, और आज जो हमारे मोदी जी जो है वो कह रहे हैं कि गरीबी मुक्त भारत बनाओ। तो उस समय के गरीब में और आज के गरीब में क्या डिफरेंस है, क्या बेसिकली डिफरेंस है? तो मैंने उनको छोटे उदाहरण से बताया। मैंने कहा 1971 का जो गरीब था वो अपना राशन खुद खरीदता था, चाहे कैरोसिन ऑयल था, चाहे कोयला था, चाहे
राशनिंग में कोई भी सामान आता था, बिजली का बिल भी देता था, चाहे वो किसी भी रेट का था, वो सब देता था वो गरीब आदमी। और आज का जो गरीब आदमी है, जिसको हम कह रहे हैं कि भारत में बहुत विकास हुआ है, आज का जो गरीब है वो राशन नहीं खरीद सकता, वो बिजली का बिल नहीं दे सकता, वो जो है आपका भाड़ा नहीं दे सकता, बस में बैठ करके भाड़ा नहीं दे सकता। ये सिचुएशन है। उसमें पेंशन की स्थिति भी नहीं थी। आज का जो गरीब है वो 1971 के मामले में ज्यादा गरीब है। अर्थात उस गरीब में और इस गरीब में, यानी आप लगाइए 55 साल के बाद, 55 सालों के अंदर भारत के अंदर इस विकास क्रम के अंदर सबसे ज्यादा गरीब आ गया है। तो लोगों को बहुत जल्दी समझ में आती है बात, बहुत जल्दी समझ में आती है। मैं उदाहरण देता हूं, बड़े लोग बहुत ताली पीटते हैं इसके ऊपर। मैं कहता हूं देखिए भाई, जब आप अपने गांव से चले थे तो राम की खोज में चले थे या रोटी की खोज में चले थे? बताइए मुझे। आप जब घर से घर बार छोड़ के चले थे, राम तो आपके पास वहां बिहार में भी था, आपका बंगाल में भी था, आपका यूपी में भी था, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश, सब जगह राम था, हनुमान था, सारे मंदिर मस्जिद सब कुछ वहां पर था। तो वो सब कुछ तो आपको वहां मिल रहा था। तो यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ रोटी के लिए आए हो, रोजगार के लिए आए हो, या राम मंदिर के लिए आए हो? तो लोगों की बात समझ में आती है, लोग समझ रहे हैं। एक बात। नेक्स्ट जो बात मैं कहना चाहता हूं कि वोटर बहुत साइलेंट है। वोटर इतना साइलेंट है, ऐसा लगता है कई बार तो मुझे कि जैसे कोई कोई बवाल आने वाला है, कोई भूचाल आने वाला है। यानी इतनी ऐसी सिचुएशन है जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा तूफान आता है तो सब कुछ शांत हो जाता है। तो वो स्थिति आने वाली है। आप यकीन कीजिए, डाउट से कुछ नहीं होगा। जिन्होंने जो करना वो करेंगे। मैं एक उदाहरण के साथ इस बात को खत्म कर रहा हूं, अपनी बात को कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब वो मिस्टर आसाम वाले जो गोगोई थे, चीफ जस्टिस थे, उनकी एक स्टाफ की मेंबर थी, स्टाफ की वो थी, एक महिला के ऊपर, मतलब इन लोगों ने आरोप लगवा दिया, महिला ने आरोप लगा दिया कि मुझे जो है चीफ जस्टिस ने कुछ गलत कहा। मामला था। जी जी, एक सेकंड सर। तो क्या हुआ, तुरंत जो है यानी वो गोगोई साहब की नीचे से मिट्टी सरक गई, तमाम सबका मामला खत्म हो गया। तो ये वो सत्ता में बैठे लोग हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। तो चुनाव आयोग की औकात क्या है? चुनाव कमिश्नर की औकात क्या है इनके सामने? ईडी के, सीबीआई के डायरेक्टर की औकात क्या है? कुछ नहीं है। दे आर नथिंग। वो एक व्यक्ति हैं। व्यक्ति की हिम्मत ज्यादा नहीं होती है। हमारे देश की जो मशीनरी है, गवर्नमेंट मशीनरी जो है, वो व्यक्ति पर डिपेंड करती है। वो सामूहिक रूप से काम नहीं करने वाले नहीं है। उसमें आप एक किसी बड़े को पकड़ोगे, बड़े को डराओगे, बड़े को लुभाओगे, बड़े को, यानी बड़े जो भी इसका हेड है, आप उसको पकड़ लीजिए, नीचे तक सब ठीक होता चलेगा। तो वो सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन के अंदर सिर्फ हमें अपनी जनता पर विश्वास करना चाहिए। हमारी जनता जो है वो पूरी तरह से तैयार है, इसके 400 पार के जुमले को खत्म करने के लिए तैयार, तार तार करने के लिए। बिल्कुल मेरा मानना। जी, इस पॉजिटिव नोट्स पे हम थोड़ा आते हैं गिल साहब के पास। गिल साहब, आप सुन रहे थे नरेश जी की बात आप, और वो कह रहे हैं कि जनता तैयार बैठी हुई है और ये जितने तिकड़म लगा लें, पूरा का पूरा माहौल जो है बदलने वाला है और नीचे से खार खाई हुई जनता बैठी हुई है। तो चाहे मतलब जितनी एजेंसियां हैं, जिसे कह रहे हैं कि भाई वो व्यक्ति हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो, ईडी के डायरेक्टर हो, चाहे कमिश्नर हो या जो भी हो, देश की जनता पे भरोसा किया जाना चाहिए। तो दूसरी ओर आप ये कह रहे हैं कि चुनाव को जितना खर्चीला बना दिया गया है, जितना पैसे वाला बना दिया है, उसमें कुछ भी संभव हो सकता है। तो गुप्ता जी की बात से आप कितना सहमत हैं और क्या वाकई हम लोगों को जनता पे भरोसा करना चाहिए? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उसका कारण ये है कि हमारा देश जो है बहुत ही डाइवर्स है। इसमें क्या है कि तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की
भाषाएं हैं, हर कल्चर है, एक बहुत डाइवर्स मुल्क है। वो हमें बचाएगा, जो बचाएगा। जैसे साउथ बिल्कुल अलग है, उनका अलग कल्चर, उनका अलग तरीका। आपका नॉर्थ का कल्चर अलग, ईस्ट का कल्चर अलग, वेस्ट का कल्चर, किसी को किसी से मेल मेल नहीं है, अलग है, बिल्कुल उनके यूनिक कल्चर है। इतना जो डाइवर्सिटी है, उसके चलते क्या हो रहा है कि ये कोशिश जो कर रहे हैं, ये सब जगह घुस नहीं पाते हैं। ये अपना जो हिंदी हिंदू हिंदुत्व वगैरह जो करते हैं, वो ये जो हमारे जो मेनली जो हिंदू बेल्ट है, उसमें हिंदी बेल्ट, वहीं तक वो पहुंच पाते हैं। दूसरी जगह में एंटर करना इनकी मुश्किल है। और वो क्या है, इसके इसके चलते क्या हो रहा है कि जो रिवोल्ट हो रहा है लोगों में, लोग जो परेशान है, लोग जो इनकी इनके इनके तरीकों से परेशान है, लोग इफेक्टिवली इनके खिलाफ खड़े होंगे बहुत से इलाकों में। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर दिक्कत हो, जैसे यूपी वगैरह है, मध्य प्रदेश है, इन इलाकों में दिक्कत हो, उसमें उन इलाकों में उनको फायदा भी हो सकता है। और फायदा क्या जो होगा, पिछली बार से तो नीचे जाना ही है इन्होंने। तो उसमें इसीलिए हम कह सकते हैं कि क्योंकि बहुत तरह के लोग हैं, हमारा देश बहुत ही विशाल है, और उसमें अलग अलग स्टेट्स है, एक फेडरल सिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसका यही फायदा होगा कि इसको रोकने का तरीका एक ही है कि फेडरलिज्म को और मजबूत किया जाए, और जो अलग अलग इलाके के लोग हैं, उनकी उनके समस्याओं को देखकर बात किया जाए। और अभी जो एक तरफा जो चल रहा है, जो हवा चलाई जा रही है, और वहां पर का जो मिडिल क्लास है, खासकर मिडिल क्लास पूरी तरह से कुंठित हो चुका है। वो वो उनको काउंटर सिर्फ यही करेगा, साउथ काउंटर करेगा, नॉर्थ काउंटर करेगा, ईस्ट काउंटर करेगा, वेस्ट काउंटर करेगा। ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, ये अपने आप में इनके खिलाफ में एक बुलवर्क खड़ा करेगा। और मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान होगा ये रास्ता। पर एक वार्निंग के साथ कि ये कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी, वायलेंस, मिलिट्री, इमरजेंसी वगैरह तो मामूली चीजें हैं, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए इनसे सतर्क रहने की भी जरूरत है, और इसके लिए तैयार भी रहने की जरूरत है कि अगर वो ऐसा कुछ गलत करते हैं तो लोगों को क्या करना है। उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज को बाकायदा अब एक तरह से सर पर कफन बांध के खड़ा होना पड़ेगा। ये एक टर्निंग पॉइंट है हमारे देश के लिए। और ये हालत जो है बहुत ही विकट स्थिति में हमें लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ये जरूरी है। और जी, एक एक छोटा सा सवाल है क्योंकि इससे रिलेटेड ही है। वो है कि दिल्ली में जब हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ देख रहे हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी, और उसके बाद का जो पूरा का पूरा जो सिंपैथी जो आम जनता की उनके प्रति जो बढ़ी है। तो 7 सीटें पिछली बार बीजेपी के पास थी, और उस समय शायद नारा भी था कि दिल्ली में तो केजरीवाल और बाकी मतलब मोदी टाइप का। तो अब वो वहां भी दावेदारी केजरीवाल की हो गई है। तो क्या लग रहा है दिल्ली में, मतलब 7 सीटों में से क्या स्थिति बन रही? दिल्ली में जो केजरीवाल पर अटैक किया है इन्होंने, वो इसीलिए किया क्योंकि घबराए हुए हैं दिल्ली की पहले से ही दिल्ली में इनकी हालत अच्छी नहीं है। ये डरे हुए हैं दिल्ली में क्योंकि केजरीवाल और कांग्रेस का जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत फॉर्मिडेबल है। इससे डरे हुए हैं कि उससे इनके जाने के बाद में वो उनको नुकसान ज्यादा होगा, फायदा नहीं होगा। क्योंकि नुकसान तो होना ही था, अब ज्यादा नुकसान होगा। अब ये अब ज्यादा नुकसान। 7 की 7 सीटों में मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी सीट है जिसमें ये जीत सकते हैं। मुझे नजर नहीं आ अच्छा, रहा, ये हालत हो गई है। मुझे नहीं नजर आ रहा, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि इन्होंने जो एक गलत कार्ड खेल दिया कि इनको हो सकता था 1-2 सीटों का चांस था। अब क्या है, जो गलत कार्ड खेला है उसे बंद करके, और जितनी पब्लिसिटी हो रही है उसकी, तो पब्लिसिटी एक तरह का फायदा पहुंचा रही है केजरीवाल को फायदा पहुंचा रही है, आपको भी फायदा पहुंचा रही है, और गठबंधन को फायदा पहुंचा रही है। उसमें अभी ये मुझे वो नहीं लगता है कि इसका इन्होंने ये गलत स्टेप उठा लिया है। और उसमें अब जैसे कोर्ट भी अपने आप में परेशान है। आज जितना बहस हुआ कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो बहस हुई, वो इतनी जबरदस्त बहस थी कि जज को समझ नहीं आया। जज बार बार कहता है, मैंने जज कहते, मेरे ख्याल जो भी जज था वो कह रहे थे कि आप एक्सप्लेनेशन दीजिए, आप
क्यों उनको अरेस्ट करना चाहते, क्यों उनको रखना चाहते, इसका रीजनिंग देते। वो कहते 3 हफ्ता लगेगा हम देने में। आप रीजनिंग क्यों नहीं दे पाते? और जब रीजनिंग आप नहीं दे पाते तो उनका अरेस्ट तो क्वालिफाई हो जाना चाहिए। तो उसमें क्या है कि इसका मतलब जो कि जो अटक गए। जी जी 6 दिन का जो रिमांड दिया हुआ है, तो कल शायद रिमांड पूरा हो जाएगा। डिमांड को और बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, मुश्किल हो जाएगा। रिमांड को बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। एक एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, रिमांड को बढ़ा दिया गया है 3 अप्रैल तक। बढ़ा दिया गया। रिमांड नहीं बढ़ा, रिमांड बढ़ाया नहीं, रिमांड नहीं बढ़ा, रिमांड का कल होगा। रिमांड मेरे ख्याल नहीं बढ़ाया, थोड़ा चेक करना होगा। अच्छा जी। नहीं, वहां से तो रिमांड बढ़ेगा भी नहीं। रिमांड तो ये तो यहाँ रिमांड छोड़ने तो की बात हो रही थी। लोअर कोर्ट जो है, वो जो ईडी कोर्ट है वो बढ़ाएगा। अब ये ईडी क्या कोर्ट कर रहे बढ़ा हैं कि देगा। अब सीबीआई केस भी ले आए ना, सीबीआई केस भी ले आए ना। अब उसको किसी न किसी फंसा के रखना चाहते हैं। जी। तो विघ्नेश जी, जी जी अब जिस तरह से खास करके मैंने मुख्यमंत्रियों तक को जिस तरह से इन लोगों ने शुरू किया है, और एक दूसरी ओर इलेक्टोरल जो बॉन्ड का जो पूरा एक खुलासा शुरू हुआ है जी आज। जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, जी 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 उनके पति ने कहा है कि ये ना केवल भारत का सबसे बड़ा मतलब अपराध हुआ है या भ्रष्टाचार है, ये दुनिया का भी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। जी और वो यहाँ तक कह रहे हैं कि इसके खिलाफ विपक्ष तो ये बहुत बात की बात है, जनता लड़ेगी। तो गुप्ता जी, नरेश जी का जो पूरा बयान है, तो कहीं उससे मेल खाता है क्या मतलब? और यहीं से हम इसको इस कार्यक्रम का भी बंद करेंगे। जी 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 बिल्कुल मेल खाता है। उनका जो कहना है गुप्ता जी का, उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं। बस एक प्रक्रिया पे मेरा प्रश्न था। और नरेश गुप्ता जी जो है वो एक ओवरऑल पिक्चर दे रहे थे, वो अंतर था। सहमति तो पूरी है। और जैसा गिल साहब ने कहा, उसको ही ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, अब अगर उस पहलू पे आते हैं तो दो चीजें इसमें बहुत स्पष्ट हैं। मैं उसको मिला देना चाहता हूँ, एक साथ कर देना चाह रहा हूँ। दो चीजें बहुत स्पष्ट हैं कि एक तो जैसा गुप्ता जी ने भी कहा और गिल साहब ने भी कहा कि एक तो जनता खामोश है, जनता तैयार है, वो लड़ेगी। मशीन कुछ भी कर ले, चुनाव आयोग कुछ भी कर ले, सरकार कुछ भी कर दे, दबा ले, कुछ भी कर दे, लोगों के लोगों की इच्छा के विरुद्ध चली जाए। लेकिन और ये चुनाव का रिजल्ट भी कुछ भी आए, लेकिन जनता लड़ने का मन बना चुकी है। दूसरी बात, आपने वित्त मंत्री के जो पति हैं, मैं नाम, प्रभाकर जी, प्रभाकर जी जी। पराकला प्रभाकर जी, वो एक बहुत प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। और शायद अपनी अंतरात्मा को की आवाज को दबाना उचित नहीं समझते हैं, तो उन्होंने पहले भी सचेत करने की कोशिश की थी, आज भी किया, आज रघुराम राजन जी ने भी किया। और आज आईएलओ की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जो शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, कि देश के 83% युवा बेरोजगार हैं आज के डेट में। बहुत बड़ी संख्या है, बहुत भयानक स्थिति है। देश बहुत मुश्किलों की ओर जा रहा है। ऐसे में लोकतंत्र के साथ, जनता के साथ या किसी के साथ भी मजाक करना निश्चित तौर पे सत्ता पक्ष को भारी पड़ेगा।
अभी जो दिल्ली की स्थिति बताई गिल सर ने, एकदम मैं उससे सहमत हूं। और मैं ये कहना चाहूंगा इस पे कि एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, क्योंकि आपने भी उठाया, एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला था जो भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के लिए एक खाई के समान है। दूसरी तरफ केजरीवाल जी को जेल भिजवाना था जो कुआं है, कुएं के जैसा है। सिर्फ दिल्ली के 7 सीटों पे और कुछ एक आध पंजाब, दो चार पंजाब के सीटों पे असर पड़ जाए तो पड़ जाए। तो उन्होंने कुएं को चुना खाई से बचने के लिए, क्योंकि जो जिस तरह से दवाइयों मतलब जीवन दायी जीवन के दवाइयों, साथ खिलवाड़ हुआ है। जी जी। वो बहुत बड़े 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 लेवल पे जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ है। पता नहीं कितनी जानें इन्होंने ले ली होंगी। अगर ये मामला तूल पकड़ लेता, अगर केजरीवाल जी के अरेस्ट में ये मामला नहीं दबता, तो शायद इस सत्ता को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। गिल साहब भी शायद अभी कैमरा बंद कर रखे हैं। और सबसे ज्यादा तो हम हमारे वरिष्ठ विचारक, राजनीतिक चिंतक, कार्यकर्ता नरेश कुमार गुप्ता जी का हम बहुत आभारी हैं कि बड़ा मतलब हम लोग काफी निराशाजनक स्थिति में देख रहे थे, अपने आप को पा रहे थे, सिचुएशंस को देख रहे थे। लेकिन आपने उसमें काफी कहिए कि उत्साहजनक चीजें बताई हैं। और उम्मीद करते हैं कि भरोसा, चाहे जो भी किसी कोई क्या करना है, क्या कैसे करना है। एक लाइन में और कहना चाहता हूँ, एक लाइन। जी जी जी। मैं कहता हूँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये रामायण से निकला हुआ शब्द है, रावण के लिए कहा गया था। मैं ये कह रहा हूं कि केजरीवाल जी अंदर हैं और आप जल्दी ही आजकल के अंदर उनकी सरकार को खत्म करने वाले हैं। और ये और बढ़िया कार्यक्रम होने वाला है, मतलब जनता के मतलब पक्ष ये। में और जो है जी मोदी जी के विपक्ष में। और जी जल्दी जी। आप देखेंगे, जो खुद केजरीवाल जी भी चाहते हैं कि मेरी सरकार को भंग कर दिया जाए। मैंने कुल मिला के अब वही है जो विघ्नेश जी कह रहे थे कि एक इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मसला है वो खाई है। दूसरी ओर केजरीवाल अपने आप में बहुत बड़ा कुआं बनते जा रहे हैं। और जितने देर तक उनको शायद अंदर रखेंगे, शायद और ज्यादा इनके खिलाफ ही इन्हीं की जनता शायद खड़ी हो जाए। बिल्कुल। और जी, गिल साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये जो है, ये आग से खेल रहे हैं। इनको ये बताना चाहिए कि तुम आग से खेल रहे हो। यहाँ पर एक सिविल वार की स्थिति बन सकती है अगर ये अपने हथकंडों से बाज नहीं आते। ये बहुत ही खतरनाक होगा और इतना आसान नहीं होगा इस देश को निकल जाना। बस। जी, मेरा भी इशारा उसी ओर था। जी जी, लेकिन बावजूद इसके कि इन्होंने काफी कुछ डेमोक्रेसी पे या संवैधानिक जो मर्यादा है, मूल्य है, उसको तो क्षति पहुंचाई है। और जिस पे लोगों को लगता था कि चलो जैसे चल रहा है, पहले के सरकारों में जैसे चलता आ रहा था, तो लोगों को लगता था कि बड़ा कुछ कुछ उसमें कुछ चिंगारी, कुछ स्फूर्तता नहीं आ रही थी। अब शायद उसका महत्व भी समझ में आएगा, उस संविधान का भी महत्व समझ में आएगा, उस आजादी का भी महत्व समझ में आएगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस और एक्सप्रेशन का भी महत्व समझ में आएगा। जिसको लोगों ने एक वो मान लिया था कि ये तो ऐसे ही होता रहा है, शायद इसमें कुछ नया कुछ नहीं है। और जब नया के नाम पे जो आया है वो शायद ज्यादा ही भारी पड़ रहा है। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने जो एक उत्साहजनक बात बताई है, वैसे ही हो। और उसमें जो भी है, जैसा भी लोकतंत्र है, वो बचे। और मुद्दे पे आधारित राजनीति सामने आए। इसी बात को लेके यहाँ हम खत्म करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।